नरेंद्र मोदी हार गए हैं, मजबूरी में लिया गया फैसला है। देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं की ये कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो तब आई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। इसका फैसला उन्होंने देश के नाम संबोधन में किया। इसने सबको चौंका दिया। विपक्ष निश्चिंत था कि मोदी यू टर्न नहीं ले सकते, मोदी अहंकारी हैं, तानाशाह हैं। ऐसा मानने वाले आंदोलनजीवी मोदी की कथित जिद के भरोसे उम्मीद से थे। आंदोलन को राजनीति से दूर रखने मंच से नेताओं को उतारने वाले राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने की सौगंध खा चुके हैं। इसलिए आंदोलन में 700 किसानों की मौत पर राजनीति चमकाने की तैयारी कर रहा विपक्ष नरेंद्र मोदी के फैसले से बुरी तरह हिल चुका है। अब इसके आगे विपक्ष कर भी क्या सकता था। इसलिए तमाम तरह के हमले किए गए नरेंद्र मोदी की उस गौरवमयी क्षमा पर जो उन्होंने देश से मांगी। जश्न की जलेबी चली, तमाम सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, किसानों ने जलेबियां खाई। बहुत अच्छा, किसानों की जीत थी। आज का दिन ये बनता था कि वो जलेबी खाएं। लेकिन कल तक मोदी को तानाशाह बताने वाले उन्हीं के फैसले को लोकशाही की जीत बता रहे थे। ये किस तरह का अंतर्विरोध था। लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस जीत का जश्न अगर टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर में जलेबी बांट कर मनाया गया तो ये याद रखना होगा कि इसकी चाशनी देश के प्रधान सेवक ने ही तैयार की। नरेंद्र मोदी राष्ट्रहित में निडर फैसले लेते आए हैं। किसान कानून निरस्त कर उन्होंने इसी सूची को आगे बढ़ाया है। 358 दिनों तक किसान कानूनों का समर्थन कर रहे भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थक किसानों को जरूर पीएम के फैसले ने असहज कर दिया होगा। मोदी चाहते तो एक ट्वीट से या कृषि मंत्री को आगे बढ़ाकर ये ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी खुद निभाई। सरकार की नीयत को दिल खोल कर सामने रखा और ये पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश का प्रधान अपने फैसले को वापस भी ले सकता है। वो कहते हैं, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहूंगा कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। मोदी चाहते तो कानून को लेकर 5 एकड़ से ज्यादा जोत वाले किसानों के मन की आशंकाओं को दूर करने के लिए कोई और बड़ा फैसला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसान कानून पर राजनीति की गुंजाइश ही खत्म कर दी। दरअसल ये एक ऐसी चीज है जो अभी भी विपक्ष को साल रहा है और आंदोलन पर टिके लोग जो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे उनको लगा झटका ऐसा है कि अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं। आखिर कौन सी सरकार खेती पर जी रहे 65% आबादी का अहित कर सत्ता पर काबिज रह सकती है? क्या ये ऐसी कोई भी सरकार आपकी नजर में ऐसा सोच सकती है? लेकिन इन कानूनों पर गुमराह की खेती कर रहे नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की, पर राजनीति के उस्ताद ने इस पर पानी फेर दिया। दरअसल समस्या यहां है। अब जरा कुछ आंकड़ों पर गौर फरमाएं। 1960 के दशक में देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 45% होता था। धीरे धीरे ये घटता चला गया। प्रक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि शहरीकरण, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ेगा तो खेती पीछे जाएगी ही। जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 2003-04 के बाद 17 से 19% के बीच इधर उधर चल रही थी। पिछले 17 साल में पहली बार देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 20% हुई है और ये कमाल हुआ है 2020-21 में। ये किसानों ने किया। ये किसने किया? ये पीएम किसान सम्मान निधि देने वाली इसी सरकार में हुआ है। हो सकता है अगले साल तक आमदनी दोगुनी न हो, लेकिन लक्ष्य की तरफ मोदी सरकार ने कदम जरूर बढ़ाए हैं। इसलिए टूट गया अभिमान और जीत गया किसान जैसे नारों से विपक्ष को कोई फायदा मिलने की गुंजाइश कम है। मेहनतकश अन्नदाता न कभी हारा है न कभी हारेगा। देश का किसान हमेशा जीतता आया है, संघर्ष करता आया है। इसलिए उनकी जीत या हार नहीं, ये पूरे देश की जीत है। दरअसल मोदी ने क्षमा मांगी है उस फैसले के लिए जिसका विरोध हो रहा था। इससे किसी के सीने की चौड़ाई घटती नहीं है, ये लोग समझ ले। चौकीदार चोर है बोलकर बेशर्त माफी मांगने पर मजबूर हुए राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जिनकी पार्टी लगभग 70 साल तक सत्ता में रही, इस दौरान किसानों ने अकाल भी झेला और इमरजेंसी भी। मेरा कहने का यह कतई मतलब नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। हरित क्रांति भी हुई और दूध की गंगा भी बही।
पर भविष्य के लिए क्या कार्यक्रम है? आज जब राहुल गांधी मनमोहन सिंह के खिलाफ उतरते हैं मैदान में, तो उनके पास वैकल्पिक कार्यक्रम होना चाहिए। क्या प्रधान विपक्षी पार्टी के नेता के पास इस तरह का कोई वैकल्पिक कार्यक्रम है? मनमोहन सिंह तो अभी 2 बार पीएम रहे, किसान और पिछड़ते चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड और एग्री मार्केटिंग में जो सुधार किए, उसे आगे बढ़ाने का काम मोदी ही कर रहे हैं। जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का बार बार जिक्र होता है, वो भी दरअसल वाजपेयी की देन है। 2004 में ही सोमपाल शास्त्री की अगुवाई में किसान आयोग का गठन हुआ था, लेकिन पार्टी शाइनिंग इंडिया के चक्कर में हार गई और यूपीए ने स्वामीनाथन को ये काम सौंप दिया। तो ऐसा नहीं है कि जिन इनपुट कॉस्ट पे किसानों को पैसे देने की बात हो रही है, एमएसपी देने की बात हो रही है, ये कोई यूपीए या गैर भाजपाई सरकार की देन है। इसलिए समस्या को समझिए। किसान आंदोलन के सहारे नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे बेरुखे नेता के तौर पर पेश की गई जो किसानों की नहीं सुनता। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के मजबूत व्यक्तित्व को ही उनकी कमजोरी साबित करने की कोशिश की। अलबत्ता ये भुलाकर कि किसान कानूनों पर 10 दौर की बातचीत हुई, कानूनों को सस्पेंड करने का फैसला किया गया, और ये पहला मौका नहीं है जब मोदी ने रिफॉर्म की राह पर ब्रेक लगाकर किसानों की आवाज सुनी है। भूमि अधिग्रहण कानून के साथ भी यही हुआ था। 2013 में कांग्रेस के बनाए इस कानून में मोदी सरकार ने 9 बदलाव किए थे और 2015 में अध्यादेश जारी किया था। लेकिन जमीन अधिग्रहण में किसानों की सहमति वाले बिंदु पर जबरदस्त विरोध हुआ। मामला संसद की संयुक्त समिति के पास पहुंचा। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में अध्यादेश को लैप्स होने दिया। तो इस तरीके से जो ये छवि पेश की जा रही है कि मोदी सुनते नहीं हैं, फैसले वापस नहीं लेते, उनको ये समझना चाहिए कि धारा 370 और सीएए और कृषि कानूनों में फर्क है। यही नहीं, अब तक देश में 62 विधेयक वापस लिए जा चुके हैं। 6 संविधान संशोधन विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। एक अगर नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट को छोड़ दें, बाकी 5 की कहानी कांग्रेस काल की है। सिलसिला तो नेहरू की जिद से शुरू हुआ था, जब राजेंद्र प्रसाद और हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद हिंदू कोड बिल लाया गया। कम्युनिस्टों की हत्या, नेहरू की नीतियों के खिलाफ जब क्रॉसरोड्स नामक और ऑर्गेनाइजर नामक 2 पब्लिकेशन ने लिखना शुरू किया, तो भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद 19 में ही संशोधन कर दिया गया। आवाज दबाने की इस कोशिश पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में कहा था, जो आज भी लोकतांत्रिक अधिकारों के पहरुआ कोट करते हैं। उन्होंने कहा, हो सकता है आप अनंत काल तक पीएम रहें, अगली पीढ़ियों तक आपकी छाप रहे, अजन्मी पीढ़ियों तक आपका वजूद रहे, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो जरा सोचिए आप उसके लिए क्या मिसाल छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए ये कहना किसान कानूनों की आड़ में कि मोदी कड़क हैं, हाँ हैं। जहां फैसले लेने होते हैं वहां लेने चाहिए, जहां डटने की जरूरत है वहां डटना भी चाहिए। अब जो ये यूपी के लड़के हैं जो पिछले चुनाव में जिनको प्रचारित किया गया, अखिलेश हों, राहुल हों, वो ये कह रहे हैं कि लगातार कि 5 राज्यों में चुनाव है, हार के डर से कानून वापस हुआ है। अरे भाई, हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधान सेवक ने ये जो दोनों की ड्यूटी बखूबी निभाई है। मोदी ने दोनों ड्यूटी निभाई है, उनको पार्टी की चाल भी देखनी है। हरक्यूलस की चाल से अगर आप नहीं चलेंगे तो विजय रथ सिर्फ नाम भर का साबित होगा। आप समझ गए होंगे पूर्वांचल में जो हुआ, उसी पे मैं कह रहा हूं। इसके बावजूद हार के डर से अगर फैसला लेना होता तो आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। पूछेंगे कैसे? तो सुनिए, 2017 के चुनाव से ठीक पहले मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। किसानों की मौत पर राजनीति करने वाले तब भी एटीएम की लाइन में हुई कुछ लोगों की मौत से जीत का सपना देख रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यूपी के लड़के बुरी तरह हार गए। गुजरात चुनाव से वो कानून लागू हुआ जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। भाजपा जीत गई। यहां तक कि किसान कानून बनने के बाद भी भाजपा ने बिहार और असम में जीत हासिल की। बंगाल में 3 से 85 का आंकड़ा टच कर लिया। तो फिर ये हार के डर से फैसला कैसे हुआ? ये किसानों के हित में अगर सरकार झुकी है या मोदी ने फैसले को बदला है, चाहे वो कुछ ही किसान क्यों ना हो, तो कैसे आप इसे कह सकते हैं कि मोदी ने हार के डर से
कानून वापस लिया। कानून वापसी के बाद अगर आर्टिकल 370 और सीएए ट्रेंड कर रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है, उनकी भी पहचान होनी चाहिए। पीढ़ियों ने जिसका इंतजार किया, उन ऐतिहासिक बदलावों पर किसान कानून की वापसी की आड़ में बहस छेड़ने की क्या जरूरत है? कौन महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी के एजेंडे को आगे कर रहे हैं? ये वही तत्व हैं जो 700 किसानों की दुखद मौत को तो याद रखना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन की आड़ में हुई बर्बरता और सरकार के खिलाफ साजिशों को भुला देना चाहते हैं। आखिर ये कौन नैरेटिव सेट कर रहा है? निहंगों ने जिस तरह सिंघू बॉर्डर पर दलित सिख के हाथ काट दिए और पुलिस के बैरिकेड से लटका दिया, क्या उस घटना के कितने दिन बीते हैं? कौन व्यक्ति इस देश में, इस दुनिया में उसको सही ठहराएगा? 26 जनवरी भी भूल गए जब आंदोलन की आड़ में छिपे दंगाइयों ने दिल्ली जलाने की कोशिश की। क्या हम भिंडरा वाले के टी शर्ट को न्यू नॉर्मल मानकर आगे बढ़े? मोदी ने इस पर ब्रेक लगा दिया तो क्या गलत किया? आखिर इन मुद्दों पर भी सोचने की जरूरत है। अंत में हम आपको दो महान व्यक्तित्व के दो ऐतिहासिक कथन की ओर ले चलते हैं और इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि मोदी किस श्रेणी में है। ब्रिटेन के पीएम रहे, इंग्लैंड के बल्कि पीएम रहे, तब बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था, आई मस्ट फॉलो द पीपल, एम आई नॉट देयर लीडर? मुझे लोगों के मुताबिक चलना चाहिए, क्या मैं उनका नेता नहीं हूं? ये एक कोट है। दूसरा मैं आपको अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का एक बताता हूं ऐतिहासिक वक्तव्य, लीडरशिप डज नॉट ऑलवेज वियर द हार्नेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। यानी नेतृत्व कौशल हमेशा समझौते की ढाल में छिपा नहीं रहता, वो फैसले लेता है। तो नरेंद्र मोदी इन दोनों का मिश्रण है, ये आपको समझना चाहिए। आप एनबीटी से जुड़े थे, हम आपको आगे भी इस तरह के इंसाइट्स लेकर आएंगे और तमाम मुद्दों पर एक अलग नजरिया आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।